सब रेडी? कल हमने परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम पढ़ा था। देयर वाज अ थ्योरम जो कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया को इन्वॉल्व करता है, राइट? आज जो हम थ्योरम पढ़ेंगे दैट इज पैरेलल एक्सिस थ्योरम। नाम में ही वर्ड पैरेलल है। क्या पैरेलल है? एक्सिस पैरेलल होगा, राइट? जैसे कि देखो यहाँ पर तुम्हारे पास एक रिजिड बॉडी है और ध्यान से देखो, मैंने पिक्चर में दो एक्सिस बना के रखा है। एक सेंटर ऑफ मास के थ्रू पास कर रहा है, दूसरा कहीं और है, लेकिन दोनों के बीच का कनेक्शन क्या है? दे आर पैरेलल टू ईच अदर। क्या ये सिर्फ लैमिना के लिए वैलिड है, जस्ट लाइक परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम? नहीं, दिस इज वैलिड फॉर एनी शेप एंड साइज ऑफ रिजिड बॉडी। और ये थ्योरम क्या कहता है? ये थ्योरम ये कहता है कि भाई अगर आपको सेंटर ऑफ मास के थ्रू जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो अगर ICM पता है और आपको इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, स्पेशलिटी क्या है? बोथ एक्सिस आर पैरेलल टू ईच अदर। तो I about this axis is equal to what? I about center of mass plus m into distance square. Distance square मतलब उन दोनों पैरेलल एक्सिस के बीच का गैप। बात समझ में आया? कोई डाउट? इसके प्रूफ में हम जाएंगे नहीं, बिकॉज हमको यही चाहिए होगा। क्या मैं इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट से, इस पर्टिकुलर इक्वेशन से मैं कह सकता हूँ कि द इजीएस्ट वे, अगर तुमको मैं एक रिजिड बॉडी दे दूँ और मैं बोलूँ कि व्हाट इज द इजीएस्ट वे टू रोटेट दिस, तुम एक्सिस किसके थ्रू पास करोगे? You will pass the axis through the center of mass, because ध्यान से देखो I का मिनिमम वैल्यू क्या हो सकता है? ICM हो सकता है। अगर मैं पूछूं कि इस I का मिनिमम वैल्यू क्या है, वो क्या हो सकता है? ICM and D is equal to what? 0। बात समझ आया मैंने क्या कहा? That means इस बात को अपने दिमाग में अच्छे से बैठा लो। The easiest way to rotate an object is through an axis, is about an axis which is passing through the center of mass, right? Because उसी एक्सिस के अबाउट उस रिजिड बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होगा वो सबसे कम होगा, उस बॉडी को रोटेट करना सबसे ज़्यादा आसान होगा। इज दैट क्लियर? अच्छा, इस पैरेलल एक्सिस थ्योरम का यूज़ कैसे होता है इस क्वेश्चन के थ्रू देखेंगे। एक डिस्क है तुम्हारे सामने, ऐसा डायग्राम तुमने पहले भी देखा था जब मैंने सेंटर ऑफ मास पढ़ाया था, और ये पूछा था कि इस डिस्क से मैंने r/2 रेडियस के एक डिस्क काट के निकाल लिया, कैविटी है, तो सेंटर ऑफ मास कहाँ शिफ्ट करता है? तो याद करो, मैंने वहाँ पर तुमको नेगेटिव मास का कंसेप्ट सिखाया था कि भाई देखो, इस डिस्क में जिसमें कैविटी है इसको एनालाइज करना मुश्किल है, पर इस गड्ढे में मैं अगर मैं मास डाल दूं तो ये डिस्क फुल हो जाएगा। और इसी गड्ढे के शेप का, इस गड्ढे के साइज का मैं अगर और एक डिस्क पकड़ता हूं, लेकिन उसमें इस बार मैं नेगेटिव मास टैग करता हूं, और अभी हमारे पास दो डिस्क है, एक बड़ा डिस्क जिसमें पॉजिटिव मास है, और एक कैविटी के साइज का और एक डिस्क जिसमें नेगेटिव मास है। दोनों को सुपर इम्पोज कर दूंगा तो यही मिलेगा। तो इंस्टेड ऑफ एनालाइजिंग दिस, हम उन दोनों डिस्क को एनालाइज करेंगे। इज दैट क्लियर? समझ में आया? कोई डाउट? यहाँ पर भी हम यही लॉजिक यूज करेंगे। सर क्वेश्चन क्या? क्वेश्चन तो पता ही नहीं। क्वेश्चन ये है कि हमारे पास डिस्क है, ये काट के निकाल लिया, तो इस एक्सिस के अबाउट इस सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, ये बताओ। इस एक्सिस के अबाउट तो तुम गड्ढे वाले डिस्क को नहीं देख रहे, तुम किसको देख रहे हो? दो डिस्क को देख रहे हो। किसको देख रहे हो? दो डिस्क को देख रहे हो। उनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है अबाउट दिस एक्सिस। सर कौन सा दो डिस्क? एक बड़ा वाला डिस्क जिसका गड्ढा तुमने भर दिया है, और एक डिस्क जो कि कैविटी के साइज का है, जो कि यही बैठा हुआ है, और इसमें क्या है? नेगेटिव मास। इज दैट क्लियर? मैं ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाऊंगा। यहाँ पर कैपिटल M दिया, मास ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन। तुम आराम से इस डिस्क का डेंसिटी निकाल सकते हो। हाँ, सिग्मा कितना होगा? M डिवाइडेड बाई पाई r स्क्वायर माइनस पाई r स्क्वायर बाई 4। निकाल सकते हो ना डेंसिटी। अगर डेंसिटी निकाल लिया, और अगर इस बड़े वाले डिस्क के मास को अगर मैं m1 कहता हूं और इसके मास को अगर मैं m2 कहता हूं, आराम से सिग्मा को तुम एरिया के साथ मल्टीप्लाई करके m1 का वैल्यू बता सकते हो और m2 का भी वैल्यू बता सकते हो। करना है क्या? नहीं चाहिए? कर पाओगे? हाँ, m1 का वैल्यू कितना होगा? सिग्मा इंटू पाई r स्क्वायर। m2 का वैल्यू कितना होगा? सिग्मा इंटू पाई r/2 द होल स्क्वायर माइनस साइन के साथ। m2 का वैल्यू क्या होगा? नेगेटिव होगा, भूलो मत। बात समझ में आया? अभी अगर तुमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछे इस एक्सिस के अबाउट, ध्यान देना, तो तुमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताने के लिए पहले बड़े वाले डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना है, प्लस छोटे वाले डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना है, और ऐड करना है, बिकॉज इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। क्या बोलते हो? ओके, सो व्हाट अबाउट आई? बोलो क्या होगा? आई ऑफ द बड़ा डिस्क प्लस आई ऑफ द छोटा डिस्क। आई ऑफ द बड़ा डिस्क कितना होगा? उसका मास m1 है, m1 r स्क्वायर बाई 2। एंड व्हाट इज द आई ऑफ द छोटा डिस्क? m2 r स्क्वायर बाई 4। अच्छा चलो मैं बता देता हूँ, ये कुछ भी बोले जा रहा है, मैं बता रहा हूँ, सुनो।
अभी मुझे इस डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए। बहुत लोग एग्जाम में जल्दबाजी में क्या करते हैं, डायरेक्ट इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख देते हैं, पर इस एक्सिस के अबाउट पूछा नहीं गया है। किस एक्सिस के अबाउट पूछा गया है? इस एक्सिस के अबाउट। दैट मीन्स तुमको इस डिस्क का इस एक्सिस के अबाउट बताना है, इसके अबाउट नहीं। यहाँ लोग गलती करते, यहाँ तक तो सब लोग पहुँच जाते, यहाँ पर गलती करते। समझ में आया? तो तुमको इस एक्सिस के अबाउट चाहिए तो तुमको यहाँ यूज करना पड़ेगा पैरेलल एक्सिस थ्योरम, बिकॉज ये एक्सिस है, ये एक एक्सिस है। येलो वाले एक्सिस के अबाउट बताना है तो आई अबाउट सेंटर ऑफ मास प्लस एम इंटू डिस्टेंस स्क्वायर, और इन दोनों एक्सिस के बीच का जो ये डिस्टेंस है वो कितना है, r/2। तो कहानी यहाँ पर खत्म नहीं होता। m2 इंटू क्या लिखना है, r²/4। ये तो 2 आएगा, mr²/2, m r तो इसका r/2 है, r²/2। समझ में मैंने क्या कहा? इज दैट क्लियर? हाँ, जब m2 का वैल्यू पुट करोगे तब नेगेटिव में पुट करना है, लेकिन मतलब अगर m2 का वैल्यू लिखना चाहो तो क्या लिखोगे, माइनस ऑफ सिग्मा इंटू पाई r/2 द होल स्क्वायर। m1 का वैल्यू लिखना चाहोगे तो क्या लिखोगे, प्लस सिग्मा इंटू पाई। पुट करने से आ जाएगा। समझ में आया? कौन सा पॉइंट याद रखना है, वेरी केयरफुल। किस एक्सिस का अबाउट पूछा गया है? बड़े वाले डिस्क के लिए उसके सेंटर के थ्रू पास कर रहा है, लेकिन छोटे वाले डिस्क के लिए उसके एज के थ्रू पास कर रहा है, उसके पेरिफेरी के थ्रू पास कर रहा है, तो उस एक्सिस का अबाउट चाहिए, इसके सेंटर के अबाउट नहीं पूछा गया। याद रहेगा ये चीज? सो दिस इज हाउ वी यूज पैरेलल एक्सिस थ्योरम। भार्गव, ओके फाइन। फोर्स किसी सिस्टम का स्टेट चेंज करता है। कैसा स्टेट? उसको ट्रांसलेट करवाता है। क्या करवाता है? ट्रांसलेट। या ट्रांसलेटिंग ऑब्जेक्ट को रोकता है, या उसका स्टेट चेंज करता है, रेस्ट में लाता है, या धीरे कर देता है, या किसी चीज़ों को क्या करता है, ट्रांसलेट करता है। इज दैट क्लियर? सिमिलरली रोटेशन की दुनिया में फोर्स का ही काम कौन करता है? टॉर्क करता है। फोर्स अगर चीज़ों को ट्रांसलेट कराता है, टॉर्क चीज़ों को रोटेट करवाता है। इज दैट क्लियर? फोर्स किस पे डिपेंड करता है? मास पे भी डिपेंड करता है, एक्सीलरेशन पे भी डिपेंड करता है। अभी मैं पूछूंगा कि टॉर्क किस पे डिपेंड करता है, तुम सोचोगे सर टॉर्क करता क्या है? चीज़ों को गोल घुमाता है। एक दरवाजे का पिक्चर इमेजिन करो, वो दरवाज़ा दिख रहा है तुमको सामने। इज दैट क्लियर? अभी दरवाज़ों को घुमाने के लिए हमको क्या अप्लाई करना पड़ेगा? टॉर्क अप्लाई करना पड़ेगा, बिकॉज ये जो दरवाज़ा है ये एक साइड में हिंज के साथ फिक्स्ड है, पाइवटेड है, तो ये रोटेट करेगा दरवाज़ा ऐसा। इज दैट क्लियर? पाइवट बोलते हैं, हिंज बोलते हैं इसको। अभी इस दरवाजे को कितना आसानी से तुम खोल पाओगे या बंद कर पाओगे, वो डिपेंड करता है कि तुमने इस पर कितना टॉर्क लगाया। जितना ज़्यादा टॉर्क लगाओगे उतना आराम से खुल जाएगा, कम टॉर्क लगाओगे तो खोलने में मेहनत हो। इज दैट क्लियर? सो अगर ज़्यादा फोर्स लगाओगे दरवाज़ा बहुत आराम से खुल जाएगा हैंडल पे। वो जो तुमको हैंडल दिख रहा है उस हैंडल पे अगर तुम ज़्यादा फोर्स अप्लाई करोगे तो दरवाज़ा बहुत आसानी से रोटेट करेगा। राइट? सो कैन आई से दैट द रोटेटिंग कैपेसिटी ऑफ ए टॉर्क डिपेंड्स ऑन फोर्स। जितना ज़्यादा फोर्स उतना ज़्यादा टॉर्क। समझते हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? इज दैट क्लियर? तो आई कैन से टॉर्क जो फोर्स पे डेफिनेटली डिपेंड तो करेगा ही। जितना ज़्यादा फोर्स होगा उतना ज़्यादा टॉर्क जनरेट होगा। राइट? बट एट द सेम टाइम जस्ट इमेजिन करो, अगर तुमने कभी दरवाजे को देखा है ध्यान से, ये अगर दरवाज़ा का हिंज है, इस एक्सिस के अबाउट अगर दरवाज़ा रोटेट करता है तो हैंडल हमेशा यहाँ पर ही होता है ना? हैंडल हमेशा यहीं पर ही होता है और तुम यहाँ फोर्स एक्सर्ट करते हो। बट अगर उतना ही फोर्स मैंने हैंडल यहाँ बना दिया एक्सिस के पास, समझ में आया ना? इस साइड में शिफ्ट कर दिया हैंडल को, लेकिन उतना ही फोर्स लगाया, क्या इसको घुमाना आसान होगा? नहीं होगा। राइट? अच्छा, मैंने अगर ये चेंज किया, मैंने एग्जैक्टली क्या चेंज किया? आई हैव चेंज्ड द लोकेशन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। हैंडल यहाँ पर है तो फोर्स जो लग रहा है इट इज एट ए ग्रेटर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस। ये क्या? दिस इज डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस, है ना? अभी अगर मैं हैंडल को यहाँ से हटा के यहाँ लेके आ जाऊँ, उतना ही फोर्स अप्लाई करूँ, तो डिफरेंट क्या हुआ है? नाउ द फोर्स इज लोकेटेड क्लोजर टू द एक्सिस। दैट मीन्स डिस्टेंस ऑफ द फोर्स फ्रॉम द एक्सिस इज व्हाट? लेस। दरवाजे को घुमाने में ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा, मतलब टॉर्क कम लगा। टॉर्क ज्यादा लगता तो आराम से खुलता ना। इज दैट क्लियर? दैट मीन्स सिर्फ फोर्स पे डिपेंड नहीं करता। टॉर्क का रोटेशन करने का कैपेसिटी सिर्फ फोर्स पे डिपेंड नहीं करता, डिपेंड करता है कि तुमने फोर्स को एक्सिस से कितने दूरी पे लगाया। डू यू एग्री विद दिस? एक्सिस से जितना दूर लगाओगे उतना ज़्यादा टॉर्क जनरेट होगा। समझ में आया? कभी बड़े बड़े ट्रक का जब टायर चेंज करते हैं वो एक रॉड लगाते हैं, बेसिकली क्या करते हैं? नट को खोलते हैं, रोटेट करवाते हैं। जो नट्स होते हैं, बड़े से टायर में नट्स होते हैं ना, उसको खोलना पड़ता है ना, तब अपना वो टायर निकल के आता है। तो नट को खोलने के लिए क्या लगाना पड़ेगा? टॉर्क लगाना पड़ेगा।
तो एक ऐसे ही एक रॉड लगा के उस रॉड के ऊपर खड़े हो जाते हैं, देखा कभी बड़े बड़े खड़े होके फिर जंप करते रहते। खड़े कहाँ पर होते हैं? रॉड के मुंह के सामने या रॉड के एज में? क्यों? टॉर्क ज़्यादा होगा। समझ में आया? जब तुम नेल कटर यूज़ करते हो नेल काटने के लिए, तो नेल कटर का ऐसा 2 हैंडल होता है जिसको दबाते हैं, ऐसे दबाते हैं, और ये 2 हैंडल जाके एक मुंह में होता है जैसे जैसे बाइट करते हैं। समझ में आया? ये भी तो रोटेशन है ना? इज दैट क्लियर? और ये अगर 2 हैंडल है, इसके सामने इधर मुंह है, इधर मुंह है, इसको दबाओगे तो ये भी ऐसे काटेगा। तो हम कहाँ दबाते हैं? यहाँ दबाते हैं क्या? कहाँ दबाते हैं? यहाँ भी दबा सकते हैं, लेकिन ज़्यादा मेहनत होगा इसको घुमाने में। लेकिन यहाँ दबाने से बहुत आसानी से ये मतलब काट देगा। क्यों? बिकॉज इस केस में टॉर्क क्या है? ज़्यादा है। ग्रैंड मदर लोग पहले बोले ना, सुपारी काटने के लिए क्या बोलते हैं? जाती। बंगाली में जाती बोलते हैं, ऐसे में क्या बोलते हैं? जाती। ऐसे में क्या बोलते हैं? जो सुपारी काटते हैं, जो मैं इसका डायग्राम तो भूल गया, कुछ ऐसा होता था, है ना? तो जाती से कभी काटा है सुपारी? एक्सपीरियंस किया है कभी? तो अगर काटना है ना, बहुत मेहनत होता है, तो लोग यहाँ प्रेस करते हैं एज में, एकदम आउटसाइड एज में। क्यों? बिकॉज जिस एज के अबाउट ये 2 हाथ हैंडल मूव करता है, वो पाइवट से क्या होगा? वो फोर्स जो होगा पाइवट से ज़्यादा डिस्टेंस पे होगा, तो टॉर्क क्या लगेगा? ज़्यादा लगेगा। समझ में आया? तो इसे क्लियर कट फैक्ट दैट अगर टॉर्क ज़्यादा होना है, डेफिनेटली फोर्स पे तो डिपेंड करता ही है ना? और इस पर भी डिपेंड करता है कि फोर्स कितने डिस्टेंस पे लगता है। इज दैट क्लियर? सो इस टॉर्क डिफाइंड एज, टॉर्क इज डिफाइंड एज आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। सर आर वेक्टर क्या है? भाई देखो, ये एग्जिस्ट मान लिया मैंने, इस जगह पर फोर्स लगाया, तो इस आर क्रॉस एफ, आर इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ एफ वेक्टर। एफ कहाँ लग रहा है उसका पोजीशन वेक्टर है। लेकिन ये वाला फॉर्मूला यूज में आता है, लेकिन उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, इसको अगर हम खोलते हैं ना, तो आर एफ साइन थीटा मिलेगा ना। अच्छा, इस थीटा इन दिस केस इज द एंगल बिटवीन आर वेक्टर एंड एफ वेक्टर। डू यू एग्री विद दिस? ये होगा थीटा, या किसी को लग रहा है ये होगा थीटा? एंगल हमेशा कैसे डिफाइन होता है? दोनों वेक्टर के पूंछ को ज्वाइन करो, और पूंछ को ज्वाइन करने के बाद जो छोटा एंगल बनता है वो होता है एंगल बिटवीन वेक्टर्स। याद आ रहा है नहीं आ रहा? ये आर वेक्टर का सर है, ये एफ वेक्टर का पूंछ है। वेक्टर्स कैन बी शिफ्टेड, इसको उठा के यहाँ रखा, तो आर का पूंछ और एफ का पूंछ ज्वाइन हो गया। सो दिस इज थीटा, दिस इज एंगल बिटवीन वेक्टर्स। किसी को कोई डाउट? ओके, क्या मैं इस चीज को, एक मिनट, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ? एफ इंटू आर साइन थीटा। ओके फाइन, इफ यू एग्री विद दिस, ध्यान से देखना, ये जो लाइन दिख रहा है ना तुमको, कैन आई से दिस इज अ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स? फोर्स इस लाइन के अलॉन्ग एक्ट कर रहा है। तो इस लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स का इस एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? वो ये होगा ना, ये येलो वाला। अगर ये थीटा हुआ तो ये भी थीटा हुआ। कैन यू टेल मी द लेंथ ऑफ दिस लाइन? दिस इज थीटा, इसका लेंथ आर है, तो ये लेंथ कितना होगा? आर साइन थीटा। कैन आई से आर साइन थीटा इज नथिंग बट द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। कभी भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने में टेंशन हो तो दिमाग में क्या करना है? फोर्स की पूंछ को लंबा कर दो। किया ना मैंने लंबा, ऐसे देखो डॉटेड लाइन से, और तब देखोगे इस लाइन का इस एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, उसको हम बोलते हैं लीवर आर्म भी। क्या बोलते हैं? लीवर आर्म। समझ में आया? तो बेसिकली जो फॉर्मूला हमको हमेशा हेल्प करेगा, दैट इज एफ इनटू आर परपेंडिकुलर। इस आर को हम क्या बुलाते हैं? इस आर को बुलाते हैं हम लीवर आर्म। तो फोर्स पे तो डिपेंड करता ही है टॉर्क, और किस पे डिपेंड करता है? लीवर आर्म। मतलब तुम्हारा जो फोर्स लग रहा है वो एक्सिस से कितने दूरी पे है। कैसा दूरी? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। बात समझ में आया? कोई डाउट? पक्का? श्योर? ओके, सही हो गया हमारा टॉर्क का फॉर्मूला। कोई डाउट नहीं है ना? अच्छा, अभी लोगों को यूज़ करने में प्रॉब्लम होता है। जैसे कि एक स्फीयर है, नीचे गिर रहा है, मूव करके गिर रहा है। मैंने पूछा कि mg का टॉर्क बताओ p पॉइंट के अबाउट। क्या बोला? p पॉइंट का, p इज एक्सिस। दिमाग में ऐसे एक डंडा घुसा दो इसके थ्रू,
घुस गया? हाँ, घुसा ही नहीं घुसा? इज दैट क्लियर? सो दिस इज द एग्जिस्ट। निहार खुश हो रहा तू बहुत? डेमो चाहिएगा? इज दैट क्लियर? दिस इज द एग्जिस्ट, राइट? अभी अगर हमको टॉर्क निकालना है तो फोर्स तो हमको दिख रहा है, एमजी दिख रहा है ना? अगर एमजी का लीवर आर्म चाहिए तो हम क्या करेंगे, अपने दिमाग में या पेपर में ऐसे एक्सटेंड कर दो। डू यू एग्री विद दिस? तो इस पॉइंट का यहाँ से ये जो डिस्टेंस है इसको हम क्या बोलेंगे, लीवर आर्म। तो टॉर्क इन दिस केस क्या होगा, फोर्स इनटू लीवर आर्म। इसका लेंथ कितना होगा, एक काम करो, मैंने ऐसा ज्वाइन कर दिया, दिख रहा है? ये रेडियस आर है, ये थीटा है, तो ये कितना होगा, थीटा। ये कितना होगा, 90 माइनस थीटा। ये कितना होगा, 90, तो ये कितना होगा, थीटा। कैन यू टेल मी इस लीवर आर्म का वैल्यू कितना होगा? दैट इज आर साइन थीटा। सो एम जी इंटू वट, आर साइन थीटा। ऐसे करके लिखते हैं हम टॉर्क। इज दैट क्लियर? लेकिन सिर्फ लिखना काफ़ी नहीं है, टॉर्क इज ए वेक्टर क्वांटिटी, इसके साथ प्लस माइनस भी तुमको प्रॉब्लम सॉल्विंग में अटैच करना पड़ेगा। अभी प्लस माइनस के लिए हम छोटा सा टेक्निक यूज़ करते हैं। एक तो आर क्रॉस एफ करके चेक कर ही सकते हैं, बट हम थोड़ा सा सेंस को लेके, मैक्सिमम टाइम इतना आर क्रॉस एफ हाथ घुमाते नहीं है, सेंस को देख के फील करते हैं। इफ आई टेक दिस एज माई एग्जिस्ट, कैन यू टेल मी एम जी जो तुमको दिख रहा है वो स्पीयर को किस तरफ, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना चाहता है? फील करो, क्लॉकवाइज, राइट? एम जी ऐसा है तो क्या करना चाहता है, क्लॉकवाइज रोटेट करना चाहता है। तो तुम हमारा अपना एक कन्वेंशन बना कर रख सकते हो कि अगर क्लॉकवाइज रोटेट करवाता है टॉर्क, उसको हम प्लस साइन बोलेंगे, अगर एंटी क्लॉकवाइज करवाता है तो नेगेटिव साइन। ऐसा कोई फिक्स्ड रूल नहीं है, तुम्हारा चॉइस है। जब तुम प्रॉब्लम करोगे तो एक साइन कन्वेंशन दिमाग में सेट कर देना और उसी साइन कन्वेंशन को हमेशा फॉलो करना कि भाई आज के बाद अगर मैं क्लॉकवाइज टॉर्क देखता हूँ उसको प्लस साइन दूंगा और एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क देखता हूँ तो उसको माइनस साइन दूंगा। बिकॉज क्योंकि देखो यहाँ पर mg के अलावा सिर्फ mg दिख रहा है तुमको, ऐसे भी केसेस मिलेंगे यहाँ पर मल्टीपल फोर्सेस होते हैं। मल्टीपल फोर्सेस का टॉर्क, नेट टॉर्क लिखना पड़ता है। क्या एक बॉडी में हमेशा एक ही फोर्स लगता है क्या? F1, F2, F3, F4 लगता है ना? नेट फोर्स लिखने में तुमको क्या करना पड़ता है, साइन को कंसिडर करना पड़ता है, नहीं करना पड़ता? F1 प्लस F2 माइनस F3 ये सब करना पड़ता है, नहीं पड़ता? यहाँ पर भी करना पड़ेगा। मल्टीपल टॉर्क्स लगेंगे और तुमको देखना पड़ेगा क्या मैं इन टॉर्क्स को ऐड करूँ या सब्सट्रैक्ट करूँ। कैसे देखोगे? सेंस देख के। अगर जितने सारे टॉर्क्स क्लॉकवाइज है उन सारे टॉर्क्स को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, और जिन टॉर्क्स का सेंस एंटी क्लॉकवाइज है उनका हम माइनस कर देंगे। तो रिजल्टेंट टॉर्क क्या होगा, टाउ1 अगर क्लॉकवाइज है प्लस टाउ1, टाउ2 अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो माइनस टाउ2। सो व्हाट इज द नेट टॉर्क एक्टिंग ऑन द सिस्टम, टाउ1 माइनस टाउ2। इज दैट क्लियर? और एक इंपॉर्टेंट बात, क्या सर इसमें सिर्फ mg ही एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है स्पीयर पे? नॉर्मल भी लग रहा है, बट इफ आई ड्रॉ नॉर्मल इन दिस केस, ध्यान देना, नॉर्मल विल बी पासिंग थ्रू द एक्सिस ऑफ रोटेशन। जो पी पॉइंट माना है इस पी पॉइंट के थ्रू पास कर रहा है, अगर वो फोर्स उसी एक्सिस के थ्रू पास कर रहा है, बोलो उसका लीवर आर्म कितना है? इट इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस इज 0, तो नॉर्मल कभी टॉर्क प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा इन दिस केस। समझ में आया? जैसे कि एक रॉड ऐसे स्टेबल होकर बैठा है, करेक्ट? क्या ये इक्विलिब्रियम में है? कैसे इक्विलिब्रियम में? इट इज इन ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम एज वेल एज रोटेटरी इक्विलिब्रियम। बिकॉज ये ट्रांसलेट भी नहीं कर रहा, रोटेट भी नहीं कर रहा, तो हम दो इक्वेशंस यूज करेंगे। एक तो होगा एफ नेट इक्वल टू 0, एक होगा टाउ नेट इक्वल टू 0। देखो जब हम फोर्सेस को लेकर डिस्कस करते हैं ना, तो बॉडी का शेप एंड साइज इंपॉर्टेंट नहीं है। याद करो हम हमेशा हर फोर्स कहाँ पर लगा देते, सेंटर ऑफ मास पे ही लगा देते थे। हमने कभी ये डिस्कस नहीं किया कि mg कहाँ लग रहा है, नॉर्मल कहाँ लग रहा है। डिस्कस किया है क्या कभी? हमने हमेशा कहाँ पर लगाया, सेंटर ऑफ मास पे। जब हम फोर्सेस का इक्वेशंस लिखते हैं तो बॉडी का शेप एंड साइज इंपॉर्टेंट नहीं होता। मैं इस प्रॉब्लम में यूज़ नहीं होगा, आगे जाके यूज़ होगा, इसलिए अभी से बता के रख रहा हूँ। अगर मैं फोर्सेस का इक्वेशन लिखना चाहूँ तो मैं इस रॉड को रॉड नहीं ड्रॉ करके, पॉइंट मास ड्रॉ करके, फोर्सेस लगा के अपने इक्वेशंस बहुत बढ़िया से लिख सकता हूँ। लेकिन अगर मैं टॉर्क का इक्वेशन लिखना चाहूँ तो सिर्फ फोर्स काफ़ी नहीं है, फोर्स कहाँ लग रहा है वो भी इंपॉर्टेंट है। तो बॉडी का तुम शेप एंड साइज बदल नहीं सकते, मतलब पॉइंट के साथ रिप्लेस करके सारा फोर्स दूरी लगा दोगे तो टॉर्क तो 0 हो जाएगा। तो पूछ रहा था ना, सेंटर ऑफ मास में अगर हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया ही निकालना है तो हम सेंटर ऑफ मास मान के उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते। ऐसे होने से रिंग का इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अगर तुमने इस रिंग के सेंटर ऑफ मास की यही नहीं कर पाओगे ना तुम सेंटर ऑफ मास इस जगह पर। सेंटर ऑफ मास का बेसिक कंसेप्ट मास के डिस्ट्रीब्यूशन पे ही बेस्ड है। सेंटर ऑफ मास होता नहीं है, एजम्पशन है, टेक्निक है। कब तक वैलिड है? जब तक तुम बॉडीज के सिर्फ ट्रांसलेटरी मोशन को एनालाइज कर रहे हो।
बिकॉज द मोमेंट यू गिव अटेंशन टू द रोटेशन ऑफ दैट बॉडी, तो फोर्स कितना लग रहा है वो तो इंपॉर्टेंट होगा ही, लेकिन उसके साथ साथ फोर्स कहाँ लग रहा है वो भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, मास का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है वो भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा. तो बी वेरी वेरी क्लियर कि कब तुम सेंटर ऑफ मास का कंसेप्ट यूज कर सकते हो, कब तुम यूज नहीं कर सकते. इज दैट क्लियर? ओके फाइन. सो इन दिस केस रॉड का अगर मैं एफबीटी बनाऊं, यहाँ पर क्या बन गया mg. ये सब तो चीज़ें सिखाया था. दिस इज n1, ये क्या होगा n2. लेट अस से ये वाला वॉल स्मूथ है और ये वाला रफ है, तो नेचुरल कॉमन सेंस है कि रॉड का स्लाइड होने का टेंडेंसी किधर है, ऐसा ऐसा गिरने का टेंडेंसी है. तो ये पॉइंट जमीन के रेस्पेक्ट में किधर जाना चाहते हैं, लेफ्ट की तरफ जाना चाहते हैं. तो इस पर फ्रिक्शन किधर लगे, इस तरफ. कैन आई से दैट द नेट फोर्स ऑन द सिस्टम इज 0 बिकॉज ये मूव नहीं कर रहा. तो मैं फटाफट कर सकता हूँ, इस पूरे रॉड के पॉइंट मास से रिप्लेस कर सकता हूँ, वही एम मास और सारे फोर्सेस को. ये कौन सा पॉइंट है, दिस इज सेंटर ऑफ मास, क्योंकि हम सिर्फ ट्रांसलेटरी मोशन की इक्वेशंस को लिखना चाहते हैं. बात समझ में आया? अभी इसमें हम फोर्स का लगाएंगे, इधर mg है ना. इज दैट क्लियर और नॉट? इस तरफ क्या लगाएंगे n1, इस तरफ क्या लगाएंगे f, इस तरफ क्या लगाएंगे. ऐसे भी कर सकते हैं, नॉर्मली करते नहीं हम लोग, डॉट बना के कभी करते नहीं है, बट डिफरेंस समझा रहा हूँ, कर सकते हैं. कुछ क्वेश्चंस में करेंगे भी. इज दैट क्लियर? अभी क्वेश्चंस लिख दो. पूरा बॉडी इक्विलिब्रियम में है, तो n1 के वैल्यू बराबर हम क्या लिख सकते हैं f, n2 के बराबर हम वैल्यू क्या लिख सकते हैं. तो दिस आर द इक्वेशंस. इज दैट क्लियर? अभी हमको टॉर्क भी बैलेंस करना है. अभी टॉर्क अगर लिखना तो एग्जिस्ट चाहिए, बिना एग्जिस्ट का कोई टॉर्क लिख नहीं सकते. सर इस रॉड में किसको हम एग्जिस्ट माने? अगर कोई रॉड रोटेटरी इक्विलिब्रियम में है तो किसी भी एग्जिस्ट के अबाउट टॉर्क 0 ही आना पड़ेगा. वॉट एवर एग्जिस्ट यू चूज, चाहे तुम इस रॉड के सेंटर को एग्जिस्ट मानो, या इस एंड पॉइंट को एग्जिस्ट मानो, या इस एंड पॉइंट को एग्जिस्ट मानो, फर्क नहीं पड़ता. फर्क पड़ेगा, लेकिन टॉर्क का वैल्यू हमेशा क्या आना पड़ेगा, 0 आना पड़ेगा. तो अगर तुम्हारे पास ऑप्शन है एग्जिस्ट चूज करने का, तो तुमको एग्जिस्ट स्मार्टली चूज करना है. यू वुड लाइक टू चूज सच एन एग्जिस्ट जिसके थ्रू मैक्सिमम फोर्सेस पास कर रहे हैं, बिकॉज दैट विल गिव एन एडवांटेज. उन सारे फोर्सेस का टॉर्क डायरेक्टली क्या हो जाएगा, 0. इक्वेशन आसान से निकलेगा. तो यहाँ पर स्मार्टेस्ट चॉइस क्या है, इसको अपना एग्जिस्ट मानो, दिस इज द एग्जिस्ट. बात को समझो. तो यहाँ पर फ्रिक्शन का टॉर्क 0, n2 का टॉर्क 0, बाकी रहा mg और n1. ठीक है. तो सबसे पहले mg का टॉर्क अगर एनालाइज करना है, अपने दिमाग में ऐसे एक लाइन बना दो. दिस इज द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ mg. ये लेंथ कितना है, दिस इज l/2 है ना. अगर दिस एंगल इज व्हाट, थीटा. कैन यू से व्हाट इज द लीवर आर्म इन दिस केस? mg का लीवर आर्म ये होगा, और ये लीवर आर्म का वैल्यू होगा l/2 cos थीटा. समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? बस यहाँ तक करने से काफ़ी नहीं है. इसका आगे तुमको इसका सेंस भी देखना पड़ेगा. mg को पूछना पड़ेगा कि भाई अगर मैंने इसको एक्सिस माना, तुम किधर रोटेट करना चाहते हो. mg बोलेगा क्लॉकवाइज. ओके सर, क्लॉकवाइज करेक्ट. अभी मैंने पूछा n1 को, n1 तुम्हारा टॉर्क कितना है, अपने दिमाग में ऐसा लंबा खींच दो एक लाइन ऑफ एक्शन उसका. ये एक्सिस है, इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा, क्लियरली दिखता ही तो है, ये होगा. और ये कितना होगा, दिस इज l sin थीटा. समझ रहे हो ना, समझ रहे हो ना. सो n1 का टॉर्क, एक मिनट मैं लिख लेता हूँ. टॉर्क ड्यू टू mg हमने लिखा mg इंटू l/2 cos थीटा. इसका सेंस कैसा है, क्लॉकवाइज. और अगर मैं n1 का टॉर्क लिखना चाहूँ तो n1 इंटू हम क्या लिख देंगे, l sin थीटा. अभी मैं तुमको वही क्वेश्चन पूछूंगा, भाई किस तरफ, अगर मैं इसको एक्सिस मानूँ, n1 इस रॉड को किधर रोटेट करवाना चाहता है, एंटी क्लॉकवाइज. समझ में आ रहा नहीं आ रहा? इसका सेंस कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज. अभी अगर मैंने तुमको पूछा ये बताओ व्हाट इज द नेट टॉर्क एक्टिंग ऑन द सिस्टम, अभी साइन को कंसीडर करना बहुत ही ज़रूरी है. क्लॉकवाइज को पॉजिटिव माना, एंटी क्लॉकवाइज को नेगेटिव माना, तो नेट टॉर्क कितना होगा, mg इंटू l/2 cos थीटा माइनस n1 इंटू l sin थीटा. इज दैट क्लियर? और मुझे पता कि भाई ये रॉड तो रोटेट नहीं कर रहा, तो नेट टॉर्क ऑन द सिस्टम हैज टू बी इक्वल टू व्हाट, 0, एंड दैट इज इक्वल टू व्हाट, mg इंटू l/2 cos थीटा माइनस n1 l sin थीटा. इसके आगे तुम कंप्लीट कर सकते हो. यहाँ से हमको n1 का वैल्यू पता चल जाएगा. n1 का वैल्यू पता चल गया तो फ्रिक्शन का वैल्यू पता चल गया. फ्रिक्शन μn होगा क्या, फ्रिक्शन μn होगा क्या, पर μn नहीं होता फ्रिक्शन. μn फ्रिक्शन के एक पर्टिकुलर सिचुएशन का वैल्यू है, लिमिटिंग फ्रिक्शन. ये स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है. स्टैटिक फ्रिक्शन का एक रेंज होता है,
तो तुमको किसी ने नहीं कहा कि ये रॉड इज अबाउट टू स्लिप। अबाउट टू स्लिप बोलने से तुमको समझ में आ जाएगा कि फ्रिक्शन अपना मैक्सिमम वैल्यू लगा चुका है। तो यहाँ पर जो फ्रिक्शन वो क्या है, स्टैटिक है, एंड फ्रिक्शन इज ऑलवेज सेल्फ एडजस्टिंग। तो फ्रिक्शन का वैल्यू n1 के वैल्यू बराबर है, n1 का वैल्यू यहाँ से निकलेगा, फ्रिक्शन का वैल्यू यहाँ से पता चल जाएगा, और n2 का वैल्यू तुमको पहले से पता है। तो तुमने इस क्वेश्चन से क्या सीखा, दिस रॉड इज इन equilibrium, both rotational as well as translational equilibrium. Whenever we think about translation, you can forget about the shape and size, assume a center of mass, assume all the forces to be acting on the center of mass, and then you can write the equation. But when you are writing about torque, shape and size, location of forces सब कुछ important है। टॉर्क लिखोगे, लीवर आर्म ध्यान से निकालना है, सेंस अच्छे से देखना है किस तरह सेंस है, उसके बाद नेट टॉर्क लिखना है। और अगर तुम्हारा बॉडी रोटेशनल इक्विलिब्रियम में किसी भी एक्सिस के अबाउट नेट टॉर्क हमेशा जीरो ही आएगा। लेकिन एग्जिस्ट कैसे चूज करना है, वो स्मार्टली चूज करना है। ऐसे पॉइंट के थ्रू एग्जिस्ट चूज करोगे जिसके थ्रू मैक्सिमम फोर्सेस पास करता है, या किसी ऐसे पॉइंट के थ्रू एग्जिस्ट चूज करोगे जिसके थ्रू एक अननोन फोर्स पास कर रहा है, ताकि तुमको उसके साथ डील ना करना पड़े। इज दैट क्लियर? एक बात का जवाब दो, क्या ऐसा हो सकता है कि किसी बॉडी पे फोर्स जीरो है लेकिन टॉर्क लग रहा है? फैन का सेंटर ऑफ मास मूव कर रहा है क्या? मतलब नेट फोर्स जीरो इस पे, फिर भी गोल घूमता है। ऐसे केस को हम, ऐसे टॉर्क को हम कपल बोलते हैं, राइट? ये केस दिख रहा है, और इज द नेट फोर्स। कौशिक कितना खुश हो रहा है जो, इसी से खुशी लो फिलहाल, इन्हीं चीजों से खुशी लो। चलो इधर, ये जो दो फोर्सेस है, the net force acting on the system in this case is equal to what? But still the body will rotate. feel आ रहा है, नहीं आ रहा तुमको? ऐसा नहीं लग रहा है, सब पकड़ के ऐसे घुमा दिया है ना? ठीक है, थोड़ा देख लेते हैं। let us say this is the axis, इसको एक्सिस मान लिया। let us say this distance is x, और इस डिस्टेंस को हमने क्या मान लिया, d माइनस एक्स। एक बार ये बताओ कि इस एक्सिस के अबाउट ये वाला फोर्स इस बॉडी को किस तरफ, किस सेंस में रोटेट करना चाहता है, क्लॉकवाइज, और इस एक्सिस के अबाउट ये वाला क्लॉकवाइज। दिखा नहीं दिखा? मतलब दोनों टॉर्क सेम पार्टी में, इसलिए वो कैंसिल आउट नहीं होते। तो टॉर्क इन दिस केसेस पहले वाले का क्या होगा, एफ इंटू एक्स, प्लस दूसरे वाले का क्या होगा, एफ इंटू डी माइनस एक्स। दोनों को ऐड करते हैं बिकॉज दोनों का सेंस एक ही तरफ है। तो आंसर कितना आएगा, और ये हमेशा ट्रू है, वन ऑफ द फोर्स इंटू डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्सेस इन केस ऑफ ए कपल। कपल के केस में टॉर्क कभी निकालने की जरूरत नहीं। देखिए तुम डायरेक्टली क्या लिखोगे, एक फोर्स और उन दोनों फोर्सेस के बीच का जो डिस्टेंस है उसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, वही टॉर्क है। और फिर लेना है क्या तुमको? अगर मैं इसको एक्सिस मान लूँ, बोलो टॉर्क कितना है? अगर यहाँ पर भी एक्सिस मान लूँ और टॉर्क पूछूं, करूँगा नहीं, एफ इंटू डी आए। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? ओके फाइन। तो ये हो गया कपल। इस क्वेश्चन को देखते हैं। एक रॉड है जिसमें मल्टीपल फोर्सेस लग रहे हैं, मुझे पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स पूछा गया है। मतलब इस पूरे रॉड में इस बार सेकेंड टाइम मैं सिर्फ एक ही फोर्स लगाऊंगा। कितना लगाऊंगा? एक ही फोर्स। तो वो फोर्स कितना है, और उस फोर्स को कहाँ लगाना पड़ेगा ताकि इसका डायनेमिक्स और उसका डायनेमिक्स एग्जैक्टली सेम है। व्हाट डू यू मीन बाय डायनेमिक्स? उसका ट्रांसलेशन, उसका रोटेशन। देखो ट्रांसलेशन इक्विवेलेंट बनाने के लिए तो ज़्यादा मेहनत नहीं है। इसमें जितना नेट फोर्स लग रहा है उतना ही फोर्स अगर मैं उस रॉड पे लगाता हूँ तो दोनों का ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, सेम। इज दैट क्लियर? जैसे कि नेट फोर्स कितना है, 30, 10 ऊपर नीचे, कैसे भी 10, ओह 20 न्यूटन है ये, सॉरी ये 30, नीचे क्या कितना लगाएंगे हम, 10 न्यूटन लगाएंगे। इज दैट क्लियर? तो ये हमारा रॉड है और इस बार सिर्फ हम एक ही फोर्स लगा रहे, क्या लगा रहे, 10 न्यूटन, है ना? दोनों का ट्रांसलेशन बराबर हुआ ही नहीं हुआ, दोनों का एक्सीलरेशन सेम आएगा नहीं आएगा, टी टाइम के बाद दोनों का स्पीड सेम आएगा नहीं आएगा। सो हमने ट्रांसलेशन को इक्वेट कर दिया। लेकिन अभी हमको टॉर्क को भी इक्वेट करना है, बिकॉज इन दोनों का रोटेशन को भी हमको क्या करना है, इक्विवेलेंट करना है। तो एक काम करते हैं, हम ए पॉइंट के अबाउट इस रॉड पे कितना टॉर्क लग रहा है वो देख लेते हैं। सर मेरे को मन कर रहा है कि मैं बी के अबाउट देखना चाहता हूँ, बी के अबाउट भी देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, योर चॉइस। समझ में आया? तो मैंने टॉर्क अबाउट पॉइंट ए कितना वो देख लिया। टॉर्क अबाउट पॉइंट ए, फॉर एग्जाम्पल ये 20 न्यूटन एंटी क्लॉकवाइज घुमाना चाहता है, ये 30 न्यूटन क्लॉकवाइज घुमाना चाहते हैं। एंटी क्लॉकवाइज को हम नेगेटिव मानते हैं, सर इज -20 × 10, और इसका क्या होगा 30, और 30 का लीवर आर्म तो सबको दिख रहा होगा, 20 + 10 30 सेंटीमीटर है। तो कितना हो जाएगा, +30 × 30 कितना आएगा भाई, -200 900,
न्यूटन इंटू सेंटीमीटर। इज दैट क्लियर? अब इस सिंगल फोर्स को भी इसी ए पॉइंट के अबाउट उतना ही टॉर्क प्रोड्यूस करना पड़ेगा। हो गया बस, समझ में आया? तो मैंने माना चलो भाई मैं इस ए पॉइंट से इसको एक्स डिस्टेंस पे लगाता हूँ। देखो इसका साइन पॉजिटिव में आया है, मतलब रिजल्टेंट टॉर्क का सेंस कैसा है, क्लॉकवाइज। तो ए पॉइंट के अबाउट भी इसका कितना है, क्लॉकवाइज ही तो है, तो डायरेक्शन तो मैच हो गया। अब हमको ये निकालना कि इस फोर्स को कहाँ लगाना है ए पॉइंट से, ताकि इसका और इसका टॉर्क ए पॉइंट के अबाउट क्या रहे, सेम रहे। तो हम क्या लगाएंगे, इसका सिंपल है 10 इंटू एक्स, तो इसका बराबर हम क्या लिख देंगे 10 इंटू एक्स। एक्स का कितना हो जाएगा 70 सेंटीमीटर। मतलब ए पॉइंट से 70 सेंटीमीटर की दूरी पे अगर 10 न्यूटन फोर्स लगा दोगे तो इन दोनों का टॉर्क भी सेम हो जाएगा, दोनों का रोटेशन भी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो ये हो जाता है पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। एक ही फोर्स लगाओगे और ऐसे जगह पर लगाओगे ताकि दोनों का डायनेमिक्स एग्जैक्टली सेम। तुमको अगर मन करे तो बी पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालो और इस बी पॉइंट के अबाउट इस 10 न्यूटन को उतना ही टॉर्क प्रोड्यूस करना पड़ेगा, आंसर सेम ही आएगा। तब तुम बी से डिस्टेंस निकालोगे, यहाँ पर मैंने ऐसे जैसे बी से निकालोगे तो कितना आएगा, ये 20 30 100 ना, तो ये 30 आ जाएगा। तो हाँ तब ये 30 आ जाएगा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, लोकेशन वही रहेगा। इज दैट क्लियर? हमारा का क्षमदेव एक रिजिड बॉडी का टॉप व्यू है, देख के नहीं लग रहा होगा क्योंकि उस रिजिड बॉडी का सिर्फ किसी एक पार्टिकल के मोशन को मैंने बनाया। डू यू एग्री विद दिस? एक रिजिड बॉडी है जिसके किसी एक पार्टिकल के, कौन सा पार्टिकल, एमआईथ पार्टिकल को मैंने आइसोलेट किया और उसके मोशन को ट्रेस किया, क्योंकि तुमको याद होना चाहिए कोई भी बॉडी अगर प्योर रोटेशन करता है उस बॉडी के हर एक पॉइंट एक सर्कुलर मोशन करता है अबाउट द सेम फिक्स्ड एक्सिस। तो ये पार्टिकल ये दिख रहा है ना, ये डॉट इसके थ्रू एक्सिस पास कर रहा है, इसके बाद क्या कर रहा है, गोल घूम रहा है, करेक्ट? अच्छा, तो इस पार्टिकल पे इधर एक रिजल्टेंट फोर्स है, इधर एक रिजल्टेंट फोर्स है, दैट इज m into at, दैट इज m into ar. Do you agree with this? Okay. Torque due to m into ar is equal to 0. Lever arm 0. It is passing through the axis. बात समझ में आ रहा है? अगर mith पार्टिकल पे मैं टॉर्क लिखना चाहूँ, that will be only because of the force m at. Do you agree with this? And this is along the tangent, this is the line of action, this is the axis, and I can say कि इस force का इस axis से जो lever arm है, sorry, that is Ri. Do you agree with this? बोलो रे भाई, Ri. Do you all agree कि मैं AT को Ri into alpha लिख सकता हूँ? अच्छा मैंने एक गलती किया, टॉर्क तो ये तो सिर्फ किसी एक पार्टिकल पे टॉर्क है, टोटल टॉर्क निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सम करना पड़ेगा, है ना, इनटू आर आई। और समेशन के अंदर कौन रहेगा, जिसके साथ आई चिपका हुआ है। अल्फा तो कांस्टेंट है, कल ही सिखाया था लास्ट वीडियो में कि हर एक पार्टिकल का ओमेगा क्या होता है, सेम होता है। तो डी ओमेगा बाई डी टी ही तो अल्फा होता है, हर एक पार्टिकल का अल्फा भी क्या होगा, सेम होगा। तो अभी अगर मैं समेशन के अंदर किसी को रखना चाहूँगा, दैट इज एम आई इंटू आर आई स्क्वायर। डू यू एग्री विद दिस? और अल्फा हमने बाहर रख दिया, ये सब पहचानते हैं, इसको हम बोलते हैं आई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। बोलो रे भाई, समेशन ऑफ एम आई इंटू आर आई स्क्वायर, दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। किसके अबाउट, जिस एक्सिस के अबाउट हम टॉर्क लिख रहे हैं, जिस एक्सिस के अबाउट रिजिड बॉडी रोटेट कर रहे हैं, बोलो ना। सो टाउ का हमने क्या मिल गया, आया। क्या इसके जुड़वा भाई को कभी देखा है? दोनों एक ही काम करता है अपनी दुनिया में, फोर्स चीज़ों को ट्रांसलेट कराता है, टॉर्क चीज़ों को रोटेट करता है। मास तुमको ये बताता है कि किसी चीज़ को ट्रांसलेट कराना कितना मुश्किल है, और आई तुमको ये बताता है किसी चीज़ को रोटेट करना कितना मुश्किल है। ये हो गया वेलोसिटी किस रेट से बदल रहा है, अल्फा ये बताता है कि एंगुलर वेलोसिटी किस रेट से बदल रहा है। तो दोनों का फिलोसफी, दोनों का काम एग्जैक्टली सेम है, सिर्फ कैरेक्टर्स चेंज हो गए। इज दैट क्लियर? कोई डाउट यहाँ तक? भार्गव, क्वेश्चन को समझते हैं। इंक्लाइन प्लेन है, ब्लॉक है, रस्सी लपेटा हुआ इस पुली के ऊपर, और ऐसा कि इमेजिन करो कि तुमने पुली को पकड़ा, ऐसे घुमा के छोड़ दिया, तो इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी कितना ओमेगा नॉट। खुद सोचो, जब ये पुली गोल घूमना चालू करेगा, ये रस्सी को भी अपने ऊपर लपेटता रहेगा,
रस्सी जब लपेटना चालू होगा तो ये ब्लॉक भी आगे जाएगा, पर पुली को अगर तुमने घुमा के छोड़ा वो तो स्लो डाउन होगा ना टाइम के साथ, फिर रुकेगा। पुली अगर घूमना रुक गया तो ब्लॉक चढ़ना भी रोक देगा। तो बाय द टाइम द पुली स्टॉप्स द ब्लॉक स्टॉप्स। ब्लॉक ने कितना डिस्टेंस ऊपर कवर किया वो हमको बताना है। इज दैट क्लियर? ओके, नाउ द फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि अगर ये पुली है, अगर ये रस्सी है और रस्सी के साथ अगर ये ब्लॉक कनेक्टेड है, पुली को तुमने अगर इधर ओमेगा नॉट एंगुलर वेलोसिटी दिया, याद करो मैंने सबसे पहले क्लास में नो स्लिप कंडीशन का कंसेप्ट पढ़ाया था, और यहाँ पर डेफिनेटली स्लिपिंग नहीं हो रहा होता तो बोल देता। तो इस पॉइंट का, इस पुली के पेरिफेरल इस पॉइंट का वेलोसिटी इस तरफ होगा आर ओमेगा नॉट, और इट्स बिकॉज रस्सी इसी पेरिफेरल पॉइंट के साथ कांटेक्ट में है, रस्सी और इस पॉइंट के बीच कोई रिलेटिव मोशन नहीं है, तो इस पॉइंट का अगर आर ओमेगा नॉट है तो रस्सी का भी आर ओमेगा नॉट होना पड़ेगा। भार्गव इधर, इज दैट क्लियर? तो हमने यहाँ पर आर ओमेगा नॉट मान लिया, तो इस ब्लॉक का भी इनिशियल वेलोसिटी कितना होगा आर ओमेगा नॉट, बिकॉज उसी रस्सी के साथ ये ब्लॉक डायरेक्टली कनेक्टेड है। इज दैट क्लियर? कोई डाउट? नेक्स्ट सर, पुली गोल घूमते घूमते रुक जाएगा, वो तो फील आता है, अभी तो फिजिक्स आता है। तो यू शुड हैव द रीजन व्हाई पुली, व्हाई हैज इट स्टॉप्ड रोटेटिंग आफ्टर सम टाइम, एंड द ऑब्वियस आंसर इज सर कुछ ना कुछ तो टॉर्क लग रहा होगा, और वो टॉर्क इस पुली में रिटार्डेशन क्रिएट किया होगा। और रिटार्डेशन कब होता है? व्हेन फोर्स इज ऑपोजिट टू वेलोसिटी। यहाँ पर व्हेन टॉर्क इज ऑपोजिट टू एंगुलर वेलोसिटी। अरे भाई दोनों चीज़ एक ही है ना? तो अगर हम अगर इस पुली को एनालाइज करें, ध्यान देना, अगर इस पुली को एनालाइज करें, पुली का खुद का एक वेट होगा mg, है ना? ओके, पुली को यहाँ पर पाइवट ने पकड़ के रखा है, पाइवट समझ में आता है, तो पाइवट ने कुछ ना कुछ फोर्स लगाया होगा। अभी किस तरह फोर्स लगाया नहीं पता, तो मैंने दो वेक्टर्स मान लिया nx और ny। चलेगा? चलेगा nx ny? बिकॉज पकड़ के रखा है ना उसको, कुछ फोर्स लगाया होगा, किस एंगल में लगाया नहीं पता, कोई भी फोर्स उसको दो कंपोनेंट में तो हम तोड़ सकते ही है, तो हमने nx ny ले लिया। एनीथिंग एल्स? भाई सबसे ऑब्वियस क्या है? टेंशन लग रहा ही नहीं? डू यू एग्री विद दिस? ओके फाइन, बढ़िया। इसका ओमेगा नॉट इस तरफ है। अभी मैंने तुमको पूछा ये बॉडी तो प्योरली रोटेट कर रहा है, तो इसका एग्जिस्ट तो फिक्स्ड ही है, तो बताओ टॉर्क कितना होगा? तुम बोलोगे सर mg का टॉर्क 0, nx का टॉर्क 0, ny का टॉर्क 0। सिर्फ टेंशन ही ऐसा एक फोर्स है जिसके पास लीवर आर्म बचा हुआ है, तो वही टॉर्क प्रोड्यूस कर सकता है। टॉर्क कितना है? T/R, बढ़िया है, लेकिन सेंस इस पर्टिकुलर डिस्कशन में उस टॉर्क का सेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बताओ उस टॉर्क के कारण टी का जो टॉर्क प्रोड्यूस होता है उसका सेंस किस तरफ है? एंटी क्लॉकवाइज, विच इज ऑपोजिट टू ओमेगा। ओमेगा इज व्हाट? क्लॉकवाइज। और इस पर जो टॉर्क लगा वो कैसा है? एंटी क्लॉकवाइज। टॉर्क ही अल्फा देता है, फोर्स अगर एक्सीलरेशन देता है तो तुमको भी ये समझना चाहिए तो टॉर्क क्या देगा? अल्फा देगा। तो अल्फा तो इस तरह है, opposite to the sense of omega. If A and V are in opposite direction, the body will retard. If alpha and omega are in opposite sense, the body will retard. समझ में आया? तो ये टॉर्क क्या करेगा? इस पुली के वेलोसिटी को, एंगुलर वेलोसिटी को धीरे धीरे घटा घटा के क्या कर देगा? 0 कर देगा। That means the pulley is under retardation. Is that clear? पक्का? अच्छा, अभी ऐसा है तो टॉर्क कितना लग रहा है वो तो हम निकाल ही सकते हैं। टॉर्क इन दिस केस T/R, ठीक है, दैट इज T/R। कोई डाउट? वीडियो चल रहा है ना? हाँ, ओके, दैट इज T/R। इज दैट क्लियर? अच्छा, टाउ को हम क्या लिख सकते हैं? अभी बताया था, रिजिड बॉडी का I अल्फा होता है। ओके, तो ये हो गया हमारा पहला इक्वेशन। कोई डाउट? बोलो। ठीक है, इसमें फिर से नो स्लिप कंडीशन अप्लाई करेंगे, जैसे हमने वेलोसिटी के लिए अप्लाई किया था उसी तरीके से एक्सीलरेशन के लिए भी अप्लाई करेंगे। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाई अगर इसके पास अल्फा इस तरफ है, इस पॉइंट का इस तरफ एक्सीलरेशन होगा एक टेंजेंशियल एक्सीलरेशन AT, and AT is equal to what? R alpha. Is that clear?
इसी पॉइंट के साथ हमारा रस्सी कनेक्टेड है। तो रस्सी के साथ अगर नो स्लिप कंडीशन है तो रस्सी का भी इधर क्या होगा, आर अल्फा। रस्सी के साथ अगर ब्लॉक कनेक्टेड है तो ब्लॉक का भी एक्सीलरेशन इस तरफ क्या होगा, आर अल्फा। ध्यान दो, ब्लॉक किधर मूव कर रहा है, ऊपर की तरफ, और ब्लॉक का एक्सीलरेशन किधर है, नीचे की तरफ, तो ब्लॉक भी रिटार्ड कर रहे हैं। Any doubt in this? बोलो, एनी डाउट इन दिस? पक्का? श्योर? ओके, पॉज कर। किसी का फोन होगा यहाँ पर? ठीक है, ओके। इधर याद है ना, ये ब्लॉक क्या कर रहा है, रिटार्ड कर रहा है। हमने पहले पुली का एफपीटी बनाया था, अभी हम ब्लॉक का एफपीटी बनाएंगे। तो ये हमारा ब्लॉक है, भूलो मत। इसका एक्सीलरेशन जो आर अल्फा वो नीचे की तरफ है। इधर क्या लग रहा होगा, टी। इधर क्या लग रहा होगा, mg sin थीटा। तो इक्वेशन क्या होगा, किसी ने टी माइनस बोला अभी जस्ट ना। आर अल्फा किधर है, नीचे की तरफ है या नहीं, तो कौन सा फोर्स ज़्यादा बड़ा होगा, mg sin थीटा। समझ में आया? बोलो भाई, कितने वेरिएबल्स हैं, टी अल्फा है ना। ये एक इक्वेशन, वो एक इक्वेशन, दो वेरिएबल से सॉल्व कर लोगे, टी का वैल्यू निकाल लोगे, अल्फा का वैल्यू निकाल लोगे। अल्फा का वैल्यू निकल लिया तो आर अल्फा का वैल्यू पता है। इसके इनिशियल वेलोसिटी कितना, आर ओमेगा नॉट। इसका फाइनल वेलोसिटी कितना होगा, 0। बोलो ना। तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए एस। v की जगह 0 पुट करोगे, u की जगह आर ओमेगा नॉट पुट करोगे, a का वैल्यू आर अल्फा है जो यहाँ से निकलेगा, और s निकालना है तुमको। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? इज दैट क्लियर? मार्क